कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान में आज हम लोगों को देखना है कि अगर हम आवेश के चारों ओर के वैद्युत क्षेत्रों का ग्राफीय निरूपण कर ले गए तो अब उनकी आंकिक गणनाएं कैसे करेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं तो हमने वैद्युत बल रेखाएं परिभाषित की थी। हमने सिर्फ इतना कहा था कि किसी भी आवेशित निकाय के पास परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ देने पर वह जिस गमन पथ पर चलेगा उसे वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे और वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करेंगी। अगर हमने कहीं एक तीर इस प्रकार से बना दिया तो यह किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर रहा है और बता रहा है कि अगर यहाँ एक धन आवेश आया तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा, अगर यहाँ ऋण आवेश आया तो वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेगा। अगर यह वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से खींची जा रही हैं तो यह असमान वैद्युत क्षेत्र होंगी, यहाँ वैद्युत बल ज़्यादा होगा, यहाँ वैद्युत बल कम होगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं हमने इस तरीके से खींच रखी हैं तो इसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा था। इस स्थिति में हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, अतः लगने वाले कूलाम्ब के बल का मान भी समान होगा। अब हमें इनकी आंकिक गणनाओं को देखना है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को हम दो राशियों के संदर्भ में देखते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक वैद्युत क्षेत्र का विभव है। माना कोई आवेश है Q, आपको पता है इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। अगर हम एक परीक्षण आवेश को इसके पास मुक्त करें तो वह परीक्षण आवेश, अगर ये धन है तो परीक्षण आवेश इससे प्रतिकर्षित होता हुआ अनंत की ओर विस्तारित होगा। मीन्स यह जो तीर आपको मिला ये इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का मतलब यहाँ आने वाला धन आवेश इसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा, जबकि ऋण आवेश इसी लाइन पर इस तीर के विपरीत दिशा में Q की तरफ आकर्षित होगा। अब इस तीर के लिए हम दो राशियां परिभाषित कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र का विभव। यानी आवेश कितना बल लगा सकता है और उस बल के प्रभाव से जब कोई आवेश मुक्त होगा, गति करेगा, तो वह कितनी ऊर्जा दे सकता है। इनकी गणना हम इन दो राशियों के टर्म में करने वाले हैं। कक्षा 11 में आपने यही चीज द्रव्यमान के लिए पढ़ा था। अगर एक द्रव्यमान कैपिटल M होता और उसके पास आप एक द्रव्यमान स्मॉल m को मुक्त कर देते तो ये m गति करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि यह स्वतंत्र नहीं है। तो वो m इसको आकर्षित कर रहा है और ये उसको, तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस m और उस m की जो ज्वाइनिंग लाइन है, इस ज्वाइनिंग लाइन पे वो m F बल से आकर्षित होगा। इसी को तो आप लिखते थे Gm1m2/r²। तो F बल से आकर्षित होगा, चल देगा, चलने पर आपको कृत कार्य W मिलेगा। बल का अनुभव प्रति एकांक द्रव्यमान जो आपने कैलकुलेट किया था उसे आप गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, और कृत कार्य प्रति एकांक द्रव्यमान की जब गणना की थी तो उसे आपने गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव कहा था। बिल्कुल वैसे ही एक आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ इसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न था, यहाँ एक आवेश है उसके चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। गुरुत्वीय क्षेत्र सिर्फ आकर्षण का होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। जब गणना करेंगे तो देखेंगे कि जो आवेशों का वैद्युत क्षेत्र का बल है अर्थात वैद्युतिकी का बल, वह काफी अधिक प्रबल होता है तुलना में द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण से। तो जो द्रव्यमानों के मध्य बल था गुरुत्वीय बल, वह सिर्फ आकर्षण का हुआ करता था, जबकि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों है। और दूसरा हम कह रहे हैं कि जो कूलाम्ब का बल अर्थात वैद्युत बल आएगा वो मान में काफी ज्यादा होगा इसके गुरुत्वीय बल के तुलना में। अब आइए कि अगर हम इस आवेश के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को मुक्त करें तो तुरंत यह ज्वाइनिंग लाइन पर कूलाम्ब के बल का अनुभव करेगा और गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो चल देगा। चल देगा मतलब कार्य। बल प्रति एकांक आवेश जो होगा इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और जो कृत कार्य प्रति एकांक आवेश होगा, कृत कार्य प्रति एकांक आवेश, उसे हम वैद्युत क्षेत्र का विभव कहेंगे। अगर मात्रक जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन
और ये हो जाएगा कूलाम्ब, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। और आगे चल के देखेंगे इसकी सबसे जो फेमस यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। जो विभव है ये कृत कार्य प्रति एकांक आवेश है, कार्य मतलब जूल होता है मात्रक और आवेश का कूलाम्ब होता है, तो जूल प्रति कूलाम्ब, इसी को आप वोल्ट, इसकी यूनिट को आप वोल्ट कहते हैं, मतलब जूल प्रति कूलाम्ब। आप जो मोबाइल कर रहे हैं उसमें जो सेल है उसकी वोल्टेज को वोल्ट में, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है बिजली, उसको भी तो आप कहते हैं वोल्टेज, कहते हैं ना 220 वोल्ट, सेल है तो कहते हैं ना 1.5 वोल्ट, वो वोल्ट विभव है। विभव का मतलब आवेशों से कार्य करा पाने की क्षमता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है बलकंप। तो अगर हम किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मापन करना चाहते हैं तो हमें पहली राशि परिभाषित करनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी राशि परिभाषित करनी होगी वैद्युत क्षेत्र का विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और प्रति एकांक आवेश द्वारा कृत कार्य को वैद्युत क्षेत्र का विभव कहते हैं। चलिए एक एक को उठाते हैं, तो परिभाषा हो गई। हम अगर एक बिंदु आवेश ले लें तो उस बिंदु आवेश के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत तीव्रता अर्थात इस E के मान की गणना कैसे करेंगे इस तरह से है। ये आपके बुक में डेरिवेशन का नाम होगा, जो यहाँ हम डिराइव कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश से उत्पन्न, बिंदु आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम आवेश Q से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखने का प्रयास करें तो आप सबसे पहला स्टेप देख सकते हैं कि ये कूलाम्ब का बल F का अनुभव करेगा। इस F का मान आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। अगर Q नॉट को इधर लाएं तो हो जाएगा बल प्रति एकांक आवेश, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो तीव्रता ज्यादा आएगी, निर्बल है तो तीव्रता कम आएगी। ये हो जाएगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। कक्षा 11 में जब द्रव्यमान के लिए पढ़ते थे तो आता था Gm बाई R स्क्वायर, इसे आप वैद्युत क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। वो Gm बाई R स्क्वायर होता था। G आप इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे, उसकी जगह यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जबकि इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ये आवेश है, ये द्रव्यमान है, बाकी व्युत्क्रम वर्ग ये भी है, व्युत्क्रम वर्ग ये भी है। ठीक है। अब अगर हम ये कहते कि धन आवेश है और हम कहते ऋण आवेश है, तो आपको इस धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी है या ऋण आवेश के लिए, तो एक परीक्षण आवेश जो कि खुद धन आवेश है को मुक्त कीजिए। जब आप परीक्षण आवेश को मुक्त करेंगे तो वो इससे प्रतिकर्षित होगा और ऐसे चला जाएगा। इसे कहते हैं धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र E+। आंकिक मान तो यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस प्लस का मतलब ये है कि यहाँ धन आवेश इस लाइन पर मूव करेगा और ऋण आवेश इस लाइन के अगेंस्ट मूव करेगा। अगर हम यहाँ परीक्षण आवेश को मुक्त करें तो वह आकर्षित होगा और इसकी तरफ गतिमान हो जाएगा, मतलब ये ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी को हम स्मॉल r कहने वाले हैं, ठीक है, या इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी को हम स्मॉल r कहने वाले हैं, तो आवेश Q
देखिए वैद्युत क्षेत्र में धन या ऋण का मतलब एरो बदल जा रहा है, यानी ये धन और ऋण गणितीय नहीं है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की व्याख्या के लिए लगाए गए हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालते हैं तो आवेशों का चिन्ह छोड़ देते हैं, क्योंकि चिन्ह की वजह से तीर की दिशा बदल रही है। तो इसका मतलब है कि चाहे E+ हो चाहे E- हो, अगर परिमाण की बात करें, वैल्यू ऑफ द E+ और वैल्यू ऑफ द E-, E+ का परिमाण, E- का परिमाण, तो ये परिमाण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा होती है। आप इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था कूलम्बियन बल प्रति एकांक आवेश। बल एक सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी, यानी किसी आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही वहां उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा। अब आइए, इसकी जरूरत नहीं, बस आपको जानना है। आ जाइए दूसरा, बिंदु आवेश से विभव या विभवांतर की गणना। विभव और विभवांतर क्या है? कोई आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगाकर उसे चला सकता है। अगर चला सकता है तो मतलब कार्य मतलब विभव। विभव को सामान्य रूप से बोले तो मतलब अवकाश से है। एक आवेश दूसरे आवेश पर कूलम्बियन बल लगाकर अगर चलाता है तो इस स्थिति में आपको कार्य प्राप्त होता है। हम इसे वैद्युत ऊर्जा के नाम से आगे देखेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं बिंदु आवेश से उत्पन्न विभव की गणना। उत्पन्न विभव की गणना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ आपके पास एक आवेश Q है और इससे x दूरी पर आपने एक कोई आवेश रखा, Q0 क्यों रखा? हम चाहते हैं Q0, हम चाहते हैं कि इस आवेश Q0 को इस आवेश Q के पास लाके एक निश्चित दूरी पर, आपको पता होना चाहिए अगर दो आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻15, इसको 1 फेम्टोमीटर कहते हैं, से कम कर दी जाए तो इनके मध्य एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न होता है जिसे नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। तो 10⁻15 बहुत 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 छोटा है। हम उतनी क्लोजनेस जो है वो आवेशों के मध्य नहीं ला सकते हैं। फिलहाल अगर दो आवेशों के मध्य आप ये दूरी देखें तो ये एंगस्ट्रॉम में चल रही है। एंगस्ट्रॉम तो पता है ना, 10⁻10। तो जब दो आवेशों को हम इकट्ठा कर रहे हैं एक निकाय बनाने के लिए, तो इस प्रक्रिया में मान लिया किसी क्षण इनके बीच की दूरी x है, तो पहला स्टेप तो आपको यही मिलेगा कि Q0 द्वारा अनुभव किया जाने वाला कूलाम का बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x²। अगर Q0 को मुक्त कर दें तो फट से भाग जाएगा। हम नहीं चाहते भाग जाए, हम उसको खींच के इसके पास लाके आवेशित निकाय या एक निकाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम Q0 को dx दूरी खींच कर या चला कर लाए तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य का मान dw होगा। तो आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगर विस्थापन कम है तो कृत कार्य भी कम होगा, और अगर बल और विस्थापन समदिश है तो धन, अगर विपरीत दिश है तो ऋण। तो देखिए बल तो इधर अनुभव किया और हम चलाए उसके विपरीत हैं, इसका मतलब क्या? एक माइनस चिन्ह यहाँ उत्पन्न होगा। मतलब ये है कि Q0 को खींच के Q के पास अगर ले आए तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मीन्स इस F को, इस W में आने वाले F को ओपन कर दीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x² dx, ये हो जाएगा माइनस। देख लीजिए ये हो जाएगा dw = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dx/x² और एक माइनस साइन यहाँ क्रिएट है। ठीक है, अगर इन द डायरेक्शन चले होते तो प्लस लेते, अपोजिट टू द चल रहे हैं माइनस ले रहे हैं, उस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपकी गणना में है। अब यह कार्य आपको इस स्मॉल दूरी चलाने में करना पड़ा है।
अब अगर इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, समाकलन करें, समाकलन कब करते हैं? अल्प दूरी चलाने का कार्य इतना है तो कुल दूरी चलाने का कार्य कितना होगा? कुल दूरी का क्या तात्पर्य है? पहले इसको अनंत पर मानेंगे। क्यों अनंत पर मानेंगे? इसके प्रभाव में नहीं है तो मतलब अनंत पर, और फिर अंततः हम इस Q0 को इस Q के पास एक निश्चित दूरी R पर लाके व्यवस्थित कर देंगे। अगर एंगस्ट्रॉम में लाकर रखेंगे तो अणु परमाणु बनेगा, और अगर आप फेम्टोमीटर में जाएंगे दैट इज 10⁻⁻15 मीटर में, तो नाभिक बनेगा। तो देखेंगे इतना प्रबल प्रतिकर्षण हो जाएगा समान आवेशों के मध्य कि आप उसको बहुत पास तक नहीं ला सकते। आपको दो तगड़े चुंबक दे दिए जाएं और कहा जाए दोनों का N और N दबा के सटा दीजिए, देखिए आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बल का अनुभव होगा। तो यहाँ हम ये मान रहे हैं कि जब हम Q0 को Q के पास R दूरी पर ले आएंगे टू मेक अ स्टेबल बॉडी, एक स्थायी निकाय बनाने के लिए, तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य, कुल कृत कार्य कितना होगा? तो पहले अनंत पर मतलब कोई प्रभाव नहीं, और फिर अंततः R पर, इसका मतलब है इसको आपको समाकलित करना होगा अंडर द लिमिट अनंत टू R। अनंत का मतलब इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर, और R का मतलब एक निश्चित बॉन्ड लेंथ पर या दूरी पर आकर व्यवस्थित हुआ। नाउ माइनस रोक लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रोक लीजिए, Q नॉट रोक लीजिए। वेरिएबल जो है, जो चर है वो है dx/x स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है जो चल रही है वो चल रही है अनंत से R, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा कुल कृत कार्य, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा कुल कृत कार्य। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। जो मैथ वाले हैं वो तो जान जाएंगे ये क्या है, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करेंगे जिसमें हम उनको अवकलन और समाकलन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, त्रिकोणमितीय फलन, वो हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप सॉल्व करें इंटीग्रल dx/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आती है -1/x आती है। मीन्स रट लीजिए, फिलहाल जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे। आपको नहीं पता बिजली कैसे बनाई जाती है, लेकिन आप बिजली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, और अगर अनुभव करना है तो बड़ा आसान अनुभव करना है। लोहे की कील लीजिए और देखिए सॉकेट में कहीं हो टूपिन या तिरपिन, उसमें पहुंच दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, अनुभव हो जाएगा बिजली कैसी है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते लेकिन उसका उपयोग करते हैं, तो ठीक है अभी फिलहाल आप उपयोग कर लीजिए, आएगा समय तो सीख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर ये -1/x हो गया। मीन्स ये हो जाएगा -1/x, लिमिट है इंफिनिटी टू R। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अपर रखते हैं और फिर माइनस करके फिर लोअर रखते हैं, ये रखेंगे तो जाएगा 1/R, माइनस ये रखेंगे तो जाएगा 1/अनंत, 1/अनंत शून्य होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R हो गया। Q नॉट इधर लाइए, ये हो जाएगा कृत कार्य प्रति एकांक आवेश, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसी को तो विभव कहते हैं। तो ये विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसका जो मात्रक है वो वोल्ट है। अब आइए कि जो विभव है उसमें आवेशों का चिन्ह यूज करते हैं, यानी अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश का विभव हम लिखेंगे V+, और जब मान निकाले जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मान है वो चिन्ह के साथ रखेंगे /R। अगर ऋण आवेश है तो विभव का नाम होगा V-। ये V+ या V- आकर्षण प्रतिकर्षण के लिए, जब सदिश राशि की गणना करते हैं तो चिन्ह परिपाटी नहीं यूज करते हैं, और जब अदिश राशि की गणना करते हैं तो आपको आवेशों के मान चिन्ह के साथ रखने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर हम लिखें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R, ये होगा।
ठीक है, यानी धन आवेश का विभव धन होता है, ऋण आवेश का विभव ऋण होता है। जबकि धन आवेश है ऋण आवेश हो वैद्युत क्षेत्र में नीचे ये r² हो जाता है और चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करते हैं। अब आ जाइए, अच्छा ये बिंदु आवेश का विभव आपने निकाल लिया। एक वर्ड आएगा विभवांतर। अक्सर एग्जामिनर जब लोग बोर्ड प्रैक्टिकल में आते हैं तो पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक आवेश है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया अनंत से, यानी इसके प्रभाव में कोई आवेश नहीं था और अब चलकर इसके पास आना चाहता है टू मेक अ स्टेबल बॉडी, एक स्थायी संरचना के लिए, तो अनंत से चलकर वैद्युत क्षेत्र में अगर आना होता है तो इसे विभव कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में आ गया और अब उसको थोड़ा और पास लाना पड़ा या थोड़ा दूर लाना पड़ा, तो वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच अगर चल रहा है तो उसे विभवांतर कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है उसे विभवांतर कहते हैं। यही विभवांतर आवेशों के मध्य कार्य का कारण है, हम अच्छे से देखेंगे। हम अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। तो विभव का मतलब होता है कि अनंत से चलकर आवेश के पास आना, और विभवांतर का मतलब होता है कि उस आवेश के पास दो बिंदुओं के बीच गति करना। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच गति करने पर विभवांतर उत्पन्न होता है और वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर विभव उत्पन्न होता है, यानी विभव आता है। तो यहाँ अगर हम ऐसे कहते कि एक आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है और इससे 2r दूरी पर एक बिंदु B है। हम कहते B से A आइए, बताइए विभवांतर कितना। तो B का विभवांतर VB नाम रख लीजिए, A का विभवांतर VA नाम रख लीजिए। तो आप B2A आए हैं, यानी फाइनल क्या है A, इनिशियल क्या है B, तो क्या लिखेंगे VA माइनस VB। VA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस VB, इससे 2R दूरी पर है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2R। देख लीजिए 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, मतलब अगर B से A पर चलकर आए तो विभवांतर का जो मान, अच्छा ये जो लिखे हैं A पर विभवांतर, ये मान के लिखे हैं कि अनंत से A पर आने का। अगर अनंत से B पर आते तो ये VB है, VB अनंत से B तक आने में ये दूरी 2R रह जाएगी तो Q बाई 2R, और अनंत से A पर अगर आएंगे तो दूरी R रह जाएगी। तो इस तरीके से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर विभव निकलता है। और अगर आप वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच चल रहे हैं तो उस स्थिति में विभवांतर निकलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें मिला क्या। अगर हमने परिभाषित कर लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विभव V है, तो हमको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो हम कोई काम करते नहीं। हम का मतलब मानव से है, मेरे से सिर्फ अकेले से नहीं है। अब आप ऐसे समझिए कि कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वहाँ एक परीक्षण आवेश को मुक्त कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अब इसकी परिभाषा के अनुसार आपको इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका वैद्युत क्षेत्र का विभव आपको बताया जाएगा। अब परिभाषा के अनुसार आपको ये पता है कि अगर हम यहाँ परीक्षण आवेश Q0 लेकर आए तो वह F बल का अनुभव करेगा, मुक्त है तो चल देगा तो उसे एक कार्य मिलेगा। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बल प्रति एकांक आवेश और विभव हो जाएगा कार्य प्रति एकांक आवेश। ये परिभाषा हो जाएगी। यहाँ से F की बात कीजिए तो F की बात करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए Q0 E, और जब यहाँ आप W की बात करना चाहते हैं तो Q0 को इधर फेंक दीजिए, ये हो जाएगा Q0 V। मतलब बड़ा सिंपल सा है, अगर यह एक वैद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता E है, इसका विभव V है, तो यहाँ आने वाला आवेश Q अगर इस E में मल्टीप्लाई हुआ, गुणा हुआ, तो QE
Q इंटू ई, यह Q द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। और दिशा की बात है तो अगर यह धन आवेश है तो इस दिशा में बल का अनुभव करेगा, ऋण आवेश है तो अपोजिट दिशा में बल का अनुभव करेगा। और अगर इस Q को V में मल्टीप्लाई कर दें, Q इंटू V, तो आपको पता चल जाएगा इस आवेश के चलने से कितना कार्य अर्थात ऊर्जा मिलेगी। कहाँ कूलाम का नियम लगाना पड़ रहा है, यानी कोई आवेश अगर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आता है तो Q इंटू ई उस आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल का मान है। और अगर कोई आवेश Q V विभव के क्षेत्र में आता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा कृत कार्य W होता है। तो हमें दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल में ठीक है कूलाम ने नियम दिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं से निरूपित कर लीजिए, उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके विभव की गणना कर लीजिए। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की गणना कर चुके हैं तो अब अगर कोई आवेश वहां आने वाला है या आप लाना चाहते हैं तो आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल का मान बता देगी और आवेश गुणे वैद्युत विभव का जो मान होगा वो कार्य का मान बता देगा। मान लेते हैं मैं कहता आपसे एक आंतरिक प्रश्न देखिए एक नंबर के लिए कि 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है, इससे 10 सेंटीमीटर और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, एक को A कह लीजिए, एक को B कह लीजिए। अगर मैं कहता कि एक 25 माइक्रो कूलाम्ब के आवेश को B से A तक लाना है तो कृत कार्य की गणना करें। तो आप सबसे पहले VA निकालेंगे, VA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है 10 माइक्रो, 10 माइक्रो का मतलब 10 पर -6 यूनिट सही हो गई, अपान ये 0.1 हो जाएगा, MKS में चल रहे हैं तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का वर्ग, ये VA निकल गया। फिर आप VB निकालेंगे, VB बिल्कुल ऐसे ही दूरी क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर लेंगे। अब फाइनली A पर आए हैं ना, तो जब आप B से A पर गए हैं तो विभवांतर कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये विभवांतर हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा इसकी गणना। अब आप जिस आवेश को चला रहे हैं, इसको मान लेते हैं डेल V कह रहे हैं, जिस आवेश को चला रहे हैं चलिए उसका नाम Q रख दे रहे हैं, ठीक है वो Q है। तो आवेश को इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से अगर आप गुणा कर दें तो उस स्थिति में आपको पता चल जाएगा कि इस आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा। और जब वह मुक्त होगा तो आपको ये वापस भाग के जाएगा और जितना कार्य आपने किया था वो कार्य वापस कर देगा। तो इस तरीके से W के लिए लगाएंगे Q इंटू डेल V। और सिर्फ ये कहता कि किसी बिंदु का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट का है, 25 माइक्रो कूलाम चार्ज अगर यहाँ लाया जाए तो कृत कार्य की गणना कीजिए। कृत कार्य होता है आवेश गुणे विभव, आवेश है 25 माइक्रो और विभव है 10, कार्य का MKS में जो मात्रक है वो जूल होता है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 को माइक्रो कह लीजिए, 250 माइक्रो जूल। यानी कि अगर 25 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश 10 वोल्ट के विभव के क्षेत्र में रखा जाए या आए तो जो कार्य करना पड़ेगा या होगा वो 250 माइक्रो जूल का होगा। आगे चल के इसे वैद्युत ऊर्जा, इससे वैद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होगी उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आपने जाना कि किसी बिंदु आवेश का विभव या विभवांतर कैसे निकालते हैं। अब आइए सबसे पहला आता है आवेश का पथ। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत आवेश को मुक्त कर दें तो उसका जो ट्रैक है, पथ, वो कैसा होगा और उसकी एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी मीन्स वो जो गतिज ऊर्जा, वो जिस वेग से भागेगा उसकी संबंधित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, उस गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। आप ऐसे समझिए यानी कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं आवेश का गमन पथ, आवेश का पथ, गमन पथ भी कह सकते हैं। अगर मैं कहता कि यह एक वैद्युत क्षेत्र है तो आपको पता है इसकी तीव्रता E और V आप लिखते। अच्छा,
इस आवेश के पथ में जाने से पहले एक और डेरिवेशन देख लीजिए, वो बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और उस पर कुछ आंशिक प्रश्न भी हैं। जब आप किसी आवेश की बात करते हैं तो आपको पता होता है उस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। इसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से यह दूसरे आवेशों पर कूलाम्ब के बल का अनुभव करा पाता है। इस वैद्युत क्षेत्र की आंकिक गणना के लिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के विभवांतर की गणना की। तो परिभाषा अगर लगा दें तो उसके हिसाब से जो E आया था, Q से R दूरी पर जब E को आप डिराइव करते हैं तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और Q से R दूरी पर अगर विभव की गणना करते हैं आप तो V आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो इस E और V में रिलेशन मीन्स संबंध क्या है, ये मतलब भविष्य में हम देखेंगे कि हम E या V में से अगर कोई एक जान रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हमें हमेशा दोनों नहीं ढूंढना पड़ेगा। आ जाइए, इसको कहते हैं, तो हमने आवेश का पथ रोक दिया, हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड वैद्युत क्षेत्र का विभव, इनके बीच क्या संबंध है। आप ऐसे समझिए ना कि यह एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, चलिए माना तीव्रता E है, चलिए माना हम यहाँ Q0 को मुक्त रूप से रख रहे हैं, जैसे ही रखे फट से इसके ऊपर कूलाम्ब का बल लगा, कितना, आवेश को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कूलाम्ब का बल कितना है। अब ये मुक्त होगा तो भागेगा, हम इसको खींच के ले आना चाहते हैं यहाँ dr दूरी चलाकर बाई डूइंग वर्क डन dw, कृत कार्य है dw, विस्थापन है dr। अब आपके पास कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, और बल इधर है विस्थापन इधर है, तो इस स्थिति में आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा ताकि बल और विस्थापन के बीच उस माइनस से पता चलता रहे कि बल के अगेंस्ट, विरुद्ध आपने उसे चलाया है। अब F को ओपन कर दीजिए, हो जाएगा Q0 E dr, ये हो जाएगा माइनस Q0 को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा कृत कार्य, दो बिंदुओं के बीच कृत कार्य, ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा माइनस E dr, ठीक है। अभी आपने परिभाषा जो देखा था उसमें देखा था कार्य प्रति एकांक आवेश विभव होता है, और अगर आगे D लगा है तो मतलब विभवांतर, इसका मतलब है ये क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, दैट इज अवकलन लिख रहे हैं, तो उस स्थिति में हम इसको लिखेंगे W/Q0 V हो जाएगा, आगे D लगा है मतलब दो पास के बिंदुओं के लिए, हो जाएगा माइनस E dr, यहाँ से E का मान निकल गया माइनस dV/dr, यानी कि विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस राशि को, विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन है, इसको हम विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। मीन्स अगर हम विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का अध्ययन करें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। इसको सेल के लिए लगाएं। सेल में क्या होता है, आपने पेंसिल सेल तो देखा है ना, ये पेंसिल सेल इस तरीके का होता है, ड्राई सेल भी मार्केट में कहते हैं, ठीक है, पतला मोटा रिमोट वाला इसके नाम से भी जानते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो अब इस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, मीटर स्केल पर रख करके आप ये ढूंढ सकते हैं कितना डिस्टेंस, कितना लेंथी है, लेंथ कितना है या दूरी कितनी है। वोल्टेज आपको पता ही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते तो ऋण आवेश से प्रतिकर्षित होता, धन आवेश से आकर्षित होता। मीन्स यह सेल एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड की ओर दौड़ाता है। इसका मतलब है इसको जहां इस सेल को जिस चालक के ऊपर जोड़ देंगे, जिस यंत्र के ऊपर जोड़ देंगे, उस यंत्र पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उस विभवांतर से इलेक्ट्रॉनों को गति अर्थात एक वेग प्राप्त होगा। हम गणना कर लेंगे, फिलहाल इतना तो क्लियर हो रहा कि इस सेल
पे वोल्टेज लिखी है 1.5 वोल्ट, इसके माइनस को कैथोड कह रहे हैं, प्लस को एनोड कह रहे हैं, के बीच की दूरी d मीटर स्केल से पता चल जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे चला है ना, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत आप एक एरो बनाइए, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्यों? अगर प्रोटॉन फ्री किए होते किधर चलता? प्रोटॉन फ्री किए होते तो धन से ऋण की तरफ चलता। धन आवेश के चलने की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसका मतलब है वैसे प्रोटॉन तो चलता नहीं है, लेकिन धन आवेश के लिए परिभाषित कर रहे हैं, ऋण आवेश के लिए एरो बदल जाता है। तो अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब बल लगता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल देते हैं, इसे आप वैद्युत धारा कहते हैं। यानी सेल का काम क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देना, और उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का गतिमान हो जाना वैद्युत धारा या वैद्युत ऊर्जा है। तो इस सेल में अगर बनाए तो ये एक ऋण है और ये एक धन आवेशित प्लेट है, बीच की ये दूरी जो है वो d है, वोल्टेज V है, और जब आप एक परीक्षण आवेश मुक्त करेंगे तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ही है। सेल के लिए E में, V में और D में क्या रिलेशन है? देखिए क्या निकाला, माइनस। तो माइनस तो इसलिए लगाया ना कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यहाँ तो हम परीक्षण आवेश को मुक्त करके जाने दे रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो प्लस ले लेंगे। विभवांतर, तो सेल पर विभवांतर लिखा हुआ है V है, और बीच का गैप, ये जो dr ले रहे थे 2 बिंदु का, वो d है। क्लियर है? जब वर्ड सेल आएगा तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के लिए जो संबंध लिखेंगे वो संबंध होगा E=V/। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको विभव का फलन दिया होगा, तो उस केस में आप dV/dr का इस्तेमाल करेंगे, और जब वर्ड सेल आया होगा तो उस केस में आप E/V/d का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है। तो ये हटा देते तो ये जो टॉपिक था ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में समानता। स्टेप 1 आप ये कहते कि माना किसी आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। स्टेप 2 आप आवेश Q0 को यहाँ रखते और कहते कि अनुभव किया गया बल Q0 E है। अगला स्टेप आप कहते कि ये छोड़ देंगे तो चला जाएगा, इसको dr दूरी खींच कर लाने में dw कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से आप कार्य निकाल लेंगे, इधर ले आएंगे, विभवांतर पता चल जाएगा और आपको मिल जाएगा E=-dV/dr। dV/dr को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मतलब विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, और E की वैल्यू हो जाएगी -dV/dr। और आप फिर कहते हैं कि अगर एक सेल लेते तो एनोड और कैथोड के बीच d दूरी होती, वोल्टता V होती, वैद्युत क्षेत्र E होता, तो उस स्थिति में E और V का संबंध होता E=V/d। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं आवेश का पथ। अगर हम किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में फ्री कर दें, मतलब ले जाकर धीरे से रख दें, तो हम देखेंगे कि वो चल देगा, और चलने में वो एक सरल रेखीय पथ पर चलेगा। और अगर सरल रेखीय पथ पर चला तो पहले तो हमने उसको रेस्ट में रखा था, स्थिर रखा था, वैद्युत क्षेत्र से बल के अनुभव की वजह से वह चला है, तो उसकी गतिज ऊर्जा की गणना आपसे कराई जाती है। यानी कि हम देख रहे हैं आवेश का पथ। अगर हम यहाँ एक ऐसे तीर खींच देते तो ये एक वैद्युत क्षेत्र हो जाता। अब हम एक आवेश Q को यहाँ मुक्त रूप से रख देते, जबकि हमने उसको कोई वेग नहीं दिया है। तो अगर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपने Q आवेश को रख दिया, तो उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल हो जाएगा QE। ठीक है, अब आपको पता है कि न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई चीज बल का अनुभव करती है और वह चल सकती है तो त्वरित हो जाएगी। तो बल F खोल देंगे आप द्रव्यमान गुणे त्वरण से। द्रव्यमान किसका? माना आवेश का द्रव्यमान m है, तो यहाँ F=QE जो है वो वैद्युत का बल है, और इस वैद्युत बल से यह आवेश चलने वाला है अर्थात त्वरित होने वाला है। तो आपने इसको न्यूटन के नियम से खोल दिया। यहाँ से A का मान आ जाएगा QE/m, यानी आवेश Q पर
वैद्युत क्षेत्र एक बल लगा रहा है, उस बल की वजह से जो त्वरण आएगा आवेश पर वो जाएगा A=QE/m। अब आपको पता है कि फाइनल वेग निकालने के लिए आप U+AT लगा सकते हैं या फिर आप V²=U²+2AS लगा सकते हैं। ये दो है आपके पास। अब प्रारंभिक वेग तो हमने शून्य लिया है, ऐसा नहीं कि हम शून्य रखेंगे, आपके सिलेबस में शून्य वाला है, हम फेंक के भी देख लेंगे कि फेंके होते तो क्या होता। ठीक है, एक केस आपको दिखा दे रहे हैं हम, देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो वेग वो ग्रहण कर पाया A, ये आप निकाल ही चुके हैं, QE/m, और ये T जिस टाइम पर पूछ रहा है, यानी कि आफ्टर टाइम T समय पश्चात आवेश द्वारा जो वेग प्राप्त होगा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से हो जाएगा QE/m × T। यहाँ आइए, V²=2A, A की जगह हो जाएगा QE/m, और S का मतलब चली गई दूरी है, D कर लीजिए चली गई दूरी। ध्यान से देखिए, तो आपने अभी एक संबंध देखा था E=V/D, यहाँ से आप E × D लिख सकते हैं V, यानी विमीय रूप से E × D जो है वो वैद्युत क्षेत्र के विभव को परिभाषित कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 2Q E × D, V हो जाएगा V/m। आप वर्गमूल ले लीजिए, आपको मिल जाएगा V=√2QV/m। मीन्स अगर कोई आवेश Q V विभवांतर में गति करता है तो उसके द्वारा अर्जित वेग जो होगा वो √2QV/m का होगा। अब आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv², जबकि m आवेश का द्रव्यमान है और v उसका अर्जित वेग है। ये वाला रख लीजिए, तो समय के संदर्भ में आपको गति ऊर्जा मिल जाएगी। ये वाला रख लीजिए तो आपको विभवांतर के संबंध में गति ऊर्जा मिल जाएगी। यही वाला डिराइव करने को कहता है। तो यहाँ आप 12m और v का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो 2QV/m, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Q × V। यानी जब कोई आवेश Q V विभवांतर के वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा Q × V होती है। ये बात तो आप पहले से जान रहे थे। आपने कहा था बल प्रति एकांक आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आपने कहा था कार्य प्रति एकांक आवेश विभव होता है। यहाँ F को रोक लीजिए, आपको मिलता था Q × E, यानी कि जब आवेश Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में आता है तो वैद्युत बल F का अनुभव करता है। यहाँ ये हो जाएगा, इसको उधर कर दीजिए, W=Q × V। जब कोई आवेश Q V विभवांतर के वैद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पे कृत कार्य या उसके द्वारा कृत कार्य Q × V होता है। अगर वो मुक्त है तो भाग खड़ा होगा, तो इसी को हम एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी, संबंधित गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और अगर हम पकड़े हुए हैं तो ये तो यहाँ डिराइव करने पर तो यही आ रहा है। इस तरीके से हमने सामान्यतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के विभव से संबंधित आंकड़ों की गणनाएं की और आपके बोर्ड में आने वाले डेरिवेशन को देखा। आप हम लोग नेक्स्ट